एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, रूरल डेवलपमेंट। अगेन एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है। नाम से ही पता चल रहा है कि रूरल एरियाज की डेवलपमेंट करनी है, उनके बारे में सोचना है। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ज़्यादा लंबा चैप्टर है नहीं, बहुत बेसिक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, आइए। देखो यार, रूरल डेवलपमेंट नेम से ही पता चल रहा है कि रूरल एरियाज की डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। हमें पता है कि हमारे इंडिया में एक मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो रूरल बेस्ड है, रूरल एरियाज में ही रिसाइड करती है। तो रूरल एरिया की डेवलपमेंट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखा क्या है, रूरल डेवलपमेंट refers to continuous and comprehensive socio-economic process। एक continuous process है, एक comprehensive full fledged process है, जिसमें हम social factors as well as economical factors को के बारे में सोचते हैं ताकि हम रूरल लाइफ इम्प्रूव कर पाएं। ठीक है, एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल सेक्टर, विद मोर देन 2/3 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट। और रूरल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करनी है, बट इसके साथ साथ हमें वहाँ के लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करना है। तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, रूरल पीपल अकाउंट फॉर 3/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन रूरल ही है। तो कैसे कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे समझना है। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला है क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, कि एक फार्मर अगर है तो वो कहाँ कहाँ से, किस किस सोर्स से क्रेडिट अरेंज कर सकता है, पैसा अरेंज कर सकता है। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, कि अगर एग्रीकल्चर को छोड़ के हम बाकी ऑप्शंस भी यहाँ पे एक्सप्लोर करें तो वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं। और तीसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बेसिकली वो कौन कौन से की एरियाज हैं जिनको हमें कंसीडर करना है वाइल डेवलपिंग रूरल एरियाज। तो पहला इसमें लिखा है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सबसे पहले हमें ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, जैसे कि इसमें हम एजुकेशन और हेल्थ की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। अब रूरल एरियाज में आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो सेटअप नहीं कर सकते, है ना, इतना ईजी नहीं है। रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, इरिगेशन की, क्रेडिट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें वहां पे बिल्ड करना है। ओके, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स क्या है, कि जितने भी जमींदार हैं या जो लोग एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं फार्मर्स के संग, उनको हटाओ। ठीक है, लैंड टू द टिलर, हमें इस गोल को ध्यान रखना है। टिलर का मतलब होता है फार्मर। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को मिटाना। एक ये भी गोल है रूरल डेवलपमेंट में ही। और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का मतलब कि अदर देन फार्मिंग और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। तो वहां पे हमें ये चीजें भी डेवलप करनी है। ठीक, अब पहली जो प्रॉब्लम है वो है रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट, तो इसमें लिखा है इन एग्रीकल्चर फार्मर्स आर इन स्ट्रॉन्ग नीड फॉर क्रेडिट ड्यू टू लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम। मतलब एक फार्मर जब बीज बोता है और जब बाद में हार्वेस्टिंग के बाद वो अपनी फसल बेचेगा, तब आके पैसा मिलेगा, तब इनकम रियलाइज होगी। तो एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड है, अब कई महीने लगते हैं। तो उसके बीच में कहाँ से पैसा अरेंज होगा। इसीलिए फार्मर को क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, लोन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक टाइम गैप बहुत ज़्यादा है बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड इनकम रियलाइजेशन। और ये जो टाइम गैप है इसी को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, सो सोर्सेज क्या क्या हैं जहां से एक फार्मर क्रेडिट अरेंज कर सकता है, पैसा अरेंज कर सकता है। तो इसमें दो सोर्सेज हैं। एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल को ही आप इनफॉर्मल भी बोल सकते हो या अनऑर्गेनाइज्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल को हम बोल सकते हैं फॉर्मल सोर्सेस या फिर ऑर्गेनाइज्ड सोर्सेस। ठीक है, एक एक करके दोनों की बात करते हैं। तो देखो, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है ना, वो ट्रेडिशनल सोर्स है ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। ठीक है, पहले के टाइम से चला आ रहा है। इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा
एक्सप्लॉयटेशन होता है, फार्मर्स के संग मैनिपुलेट किया जाता है, फार्मर्स से काफ़ी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं अंडर द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। जैसे कि हम इसमें बात कर सकते हैं मनी लेंडर्स की। ठीक है, कि बड़े बड़े मनी लेंडर्स होते हैं, तो वो लोन प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, बट उसके बदले काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, क्योंकि फार्मर्स बेचारे, उनको नहीं पता होता यार, उनके पास नॉलेज ही नहीं है, तो उनको मैनिपुलेशन करना उनके संग बहुत आसान है। ठीक, रिलेटिव से पैसा अरेंज किया जा सकता है। तो कल्टिवेटर बोरो फंड्स फ्रॉम देयर ओन रिलेटिव इन टाइम ऑफ क्राइसिस। ठीक है, तो इनफॉर्मल काइंड ऑफ लोन है, कोई भी इंटरेस्ट इस पे नहीं लगता। ठीक है। तीसरा है ट्रेडर या कमीशन एजेंट्स हो गए। तो दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द पीजेंट्स ऑन द मॉर्टगेज ऑफ क्रॉप्स एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ट्रेडर्स के पास हमें क्रॉप्स को एज मॉर्टगेज रखना होता है, गिरवी रखना होता है, और उसके बदले आपको लोन मिल जाता है। ठीक है, और बड़े बड़े रिच रिच लैंडलॉर्ड्स हैं जो फार्मर्स को बेसिकली लोन प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, अगेन इन एक्सचेंज ऑफ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, इसमें कई बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है फार्मर्स के संग। और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इनफॉर्मल सॉरी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज डेवलप करनी शुरू करी। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है A major change occurred after 1969 when India adopted the institutional credit। ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एक टॉपिक है। तो नेशनलाइजेशन का मतलब है, इट रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट सेक्टर एसेट्स टू बी ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। कि पहले जो चीज़ प्राइवेट सेक्टर के अंडर थी, अब वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी, इसी को हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन। तो इंडिया में जो प्राइवेट बैंक्स थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, उनको नेशनलाइज किया गया, मतलब वो बैंक्स फिर गवर्नमेंट के अंडर दे दिए गए थे। ठीक है, और लेटर ऑन 1980 में भी 6 बैंक्स और थे जिनको नेशनलाइज किया गया, गवर्नमेंट के अंडर डाला गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखा है कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज गवर्नमेंट ने क्यों डेवलप करी, उसके पीछे रीजन क्या है, कि एक तो फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड हो जाए चीपर इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, और दूसरा, फार्मर्स उस क्रेडिट को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाए, आउटपुट बढ़ा पाए। ओके, तो अब हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में है क्या क्या, जो थोड़े सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप्ड हैं। एक आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट। कोऑपरेटिव क्रेडिट में क्या लिखा है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इज टू लिबरेट द इंडियन पीजेंट्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ मनी लेंडर्स एंड टू प्रोवाइड देम एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जहाँ पे लोग मिलकर एक दूसरे को लोन देते हैं, फंड अरेंज करते हैं, और कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दूसरा है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें भी फार्मर्स को, स्मॉल पीजेंट्स को लोन दिए जाते हैं अगेंस्ट द मॉर्टगेज ऑफ देयर लैंड। ठीक है, जो ज़मीनें हैं उनको मॉर्टगेज रखा जाता है, और उसके बदले आपको लोन मिलता है। और इसमें जो लोन्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, परचेजिंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, या अगर पुराने कोई डेट हैं तो उन्हें रीपे करने के लिए। ठीक है, तीसरा है कमर्शियल बैंक क्रेडिट। सो कमर्शियल बैंक्स हमें पता ही है, हमें देखने के लिए मिलते हैं अपने आसपास, तो वो भी एक मेजर सोर्स ऑफ क्रेडिट है इन द रूरल एरियाज। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक्स, कि रीजन वाइज भी कुछ कुछ बैंक्स हैं जो हमें रूरल एरियाज में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगेन, स्मॉल फार्मर्स को बेसिकली हेल्प करने के लिए ये बने हैं। गवर्नमेंट गवर्नमेंट डायरेक्टली भी फंड देती है, फंडिंग करती है फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो जिनको हम बोलते हैं तकवी लोन्स। ओके, और इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% तक का ही है। तो अगर कोई सिचुएशन अराइज होती है फेमाइन की, फ्लड की, तो उस केस में गवर्नमेंट डायरेक्टली हेल्प करती है रूरल पीपल को। ओके, एक पॉइंट आता है नाबार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक एपेक्स बॉडी है जो पूरे ही रूरल फाइनेंशियल सिस्टम को मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है, नाबार्ड का। ठीक है, अब इसमें क्या क्या लिखा है कि नाबार्ड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। और फाइनेंस के अलावा ये क्या करता है, नॉन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द नॉन फार्म सेक्टर। अदर देन एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी नाबार्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट बन के काम करता है। इस्टेब्लिश कब हुआ था नाबार्ड, तो आपको डेट याद रखनी है, ईयर याद रखना है, 12 जुलाई 1982। ओके, ठीक है। इसके बाद एक और सोर्स है,
सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। SHG बेसिकली माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए काम करती है। सो देयर फोकस इज लार्जली ऑन रूरल पीपल हु हैव नो सक्सेसिबल सस्टेनेबल एक्सेस टू द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम को रीच आउट करना हर किसी फार्मर के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तो पेपर वर्क होता है जितने ही बैंक्स हैं। ठीक है, हल्की फुल्की आपको एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, स्किल्स आपको पता होनी चाहिए, कुछ नॉलेज होनी चाहिए, पेपर वर्क ज़्यादा है, कई बार कोलेट्रल रखना होता है, तो हर एक फार्मर के लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जिसके लिए SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। इसमें क्या है कि ये सब जो फार्मर्स हैं वो मिलके ही एक ग्रुप बनाते हैं, अपना पैसा उसमें लगाएंगे, एक फंड होता है, और जिसको भी फिर लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसी फंड में से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो टारगेट है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स पे रहता है, जिससे क्या होता है, इट प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रपोर्शंस बाय अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन। थ्रिफ्ट का मतलब है हैबिट ऑफ सेविंग्स, की सेविंग्स की हैबिट भी यहाँ से डेवलप होती है। तो आपको SHG भी अच्छे से पढ़ना है, पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो है रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करते हैं, और आपको इसमें कुछ कुछ डेटा गिवन है वो आप यहाँ पे से रीड कर सकते हो। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि SHU हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन एम्पावरमेंट ऑफ women. However, the borrowings are mainly confined to consumption purpose and negligible proportion is borrowed for productive purpose. तो पॉइंट ये लिखा है कि बोरोइंग्स जो SHG के थ्रू हम करते हैं, जो फार्मर्स करते हैं, वो जनरली कंजम्पशन के लिए यूज हो जाता है और प्रोडक्शन करने के लिए इतना यूजफुल नहीं रहा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो बेसिकली नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज भी और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज भी हो गई। ओके, इसके बाद टॉपिक आता है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग। क्रिटिकल अप्रेजल यानी कि क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं क्रेडिट सिस्टम के। तो क्रिटिकल अप्रेजल में क्या है कि क्या मेरिट्स रहे क्या डीमेरिट्स रहे रूरल बैंकिंग सिस्टम के। तो देखो, बेनिफिट्स तो ये रहे ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम के, कि फार्मर्स को क्रेडिट अवेल हो पाता था इजीली। ठीक है, चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको फॉर्मल सोर्सेज यानी कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से क्रेडिट अरेंज हो रहा था। ठीक है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ रूरल एरियाज में, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। लेकिन इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स थी रूरल बैंकिंग में। रूरल बैंकिंग में कुछ 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 प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि पहला है इनसफिशियंसी, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इनसफिशियंसी यानी कि जितनी डिमांड थी क्रेडिट की उतनी फुलफिल नहीं हो पा रही थी, जो क्रेडिट मिलता था वो इनसफिशिएंट था, जिससे फार्मर्स की सभी नीड्स पूरी नहीं हो पा रही थी। ठीक, दूसरा है डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो थे वो इनफॉर्मल यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे ही डिपेंडेंट थे। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो फॉर्मल सिस्टम था, जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, तो यहाँ पे कोलेट्रल भी चाहिए होता था, है ना, और थोड़ा पेपर वर्क भी होता है। तो हर एक फार्मर के लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से फार्मर्स इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम पे ही डिपेंडेंट। ठीक, तीसरा है इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल डेवलप करने का काम तो किया बट इतना प्रॉपरली नहीं हो पाया, या हर एक एरिया तक इंस्टीट्यूशनल सोर्स नहीं पहुंच पाई। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। तो वही मतलब है कि जो भी लोन्स फार्मर्स को मिल रहे थे वो जनरली अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए ही यूज हो रहे थे। ठीक है, और जो प्रोडक्शन करने के लिए लोन चाहिए वो उतना नहीं मिल पाया। ओके, लेस अटेंशन टू पुअर और मार्जिनल फार्मर्स। तो इसमें पॉइंट क्या है कि जिन फार्मर्स के पास कोलेट्रल रखने के लिए सिक्योरिटी अवेलेबल होती थी उनको इजीली लोन मिल जाता था, बट हर एक फार्मर इतना रिच नहीं था। बहुत सारे पुअर फार्मर्स भी थे जिनके लिए कोलेट्रल दे पाना आसान नहीं था, तो उनको इग्नोर किया जा रहा था। ग्रोइंग ओवर ड्यूज का मतलब क्या है कि फार्मर्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो थोड़ी अच्छी नहीं है, पुअर फार्मर्स हैं, तो जो डेट ट्रैप की सिचुएशन वहाँ से अराइज हो पा रही थी। ठीक है, कि वो पिछले लोन अपने नहीं चुका पाते थे, तो ओवर ड्यूज भी बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, तो दीज वर द प्रॉब्लम्स विच वर फेस्ड इन रूरल बैंकिंग सिस्टम। ओके, अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि एक तो बैंक्स को अपना अप्रोच चेंज करना चाहिए फ्रॉम जस्ट बीइंग लेंडर्स टू बिल्डिंग अप रिलेशनशिप, और दूसरा फार्मर्स को भी हमें एंकरेज करना चाहिए कि वो सेविंग की हैबिट डेवलप करें। और हमारे गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च करी थी 2014 में, स्कीम थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसमें क्या था कि इसमें हर एक पर्सन को एंकरेज किया जाता था कि उनका बैंक अकाउंट हो। ठीक है, अगर आपका बैंक अकाउंट होगा तो आपकी वहाँ से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की हैबिट भी डेवलप हो पाएगी, इजीली आपको फंडिंग्स भी मिल पाएंगी। तो वो सब पॉइंट्स थे प्रधानमंत्री जन धन योजना में, कि लोगों को एंकरेज करना है कि वो अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करें।
ठीक है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे गिवन है, तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु में 1980s में, जिसमें विमेन को ट्रेन किया जाता था एग्रीकल्चरल टेक्निक्स में और ऑर्गेनिक फार्मिंग में। बेसिकली विमेन को एंकरेज करते थे कि वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, वो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में पार्ट लें। ठीक है, इसके लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तमिलनाडु में, दैट इज तनवा। ओके, 1980s में। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो इतना जो टॉपिक था ये एक सेक्शन था रूरल क्रेडिट का। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम। इसका मतलब क्या है, एक प्रोसेस है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब क्या है कि एक फार्मर ने क्रॉप सोइंग करी, फिर हार्वेस्टिंग कर ली, प्रोड्यूस कर ली चीज़ें, अब उसको मार्केट तक कैसे पहुंचाएं, कैसे हमें सेलिंग करनी है, वो एक पूरा प्रोसेस है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग उसे कहते हैं। सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। तो एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हम बात करते हैं असेंबलिंग की, प्रोड्यूस को स्टोर करने की, प्रोसेसिंग करने का, ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज तक, पैकेजिंग कैसे करनी है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, ग्रेडिंग, ठीक है, एज पर क्वालिटी, अलग अलग क्वालिटी वाइज ग्रेड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना सभी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को। ठीक है, तो ये क्या होता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब इसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि मैन्युपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स, जो फार्मर्स थे उनके पास प्रॉपर मार्केट इन्फॉर्मेशन थी नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी, स्टोरेज प्रॉपर नहीं था, तो जिसकी वजह से क्या होता था, बहुत सारे गुड्स वेस्ट हो जाते थे। ठीक है, तो इसीलिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, और जिसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कुछ स्टेप्स लिए। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड फॉलोइंग मेजर्स टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग। सो इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट्स हैं। पहला है रेगुलेटेड मार्केट्स। रेगुलेटेड मार्केट्स का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को सही किया। सो द फर्स्ट मेजर वाज रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन। ठीक है, तो इसमें ये मेक श्योर किया गया कि जो फार्मर्स हैं उनको हम सेलर्स की एक्सप्लॉइटेशन और माल प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट कर पाएं। ठीक है, तो फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों को ही बेनिफिट मिला इस पॉलिसी से, कि सबसे पहले मार्केट कंडीशंस को ट्रांसपेरेंट बनाना है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। ओके। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गवर्नमेंट ने, जिसमें हम बात करते हैं रोड्स की, जिसके थ्रू आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाओ, रेलवेज, वेयर हाउसेज, गोडाउंस, कोल्ड स्टोरेजेस एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम भी गवर्नमेंट ने अपने अंडर लिया। तीसरा है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या है, एक सिस्टम है जिसमें फार्मर्स, या तो देखो अकेले अगर फार्मर्स अपना अपना प्रोड्यूस सेल करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं लॉस के चांसेस होते हैं, बट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एक सिस्टम है जिसमें फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स पूल देयर मार्केटेबल सरप्लस। पूल का मतलब कलेक्ट their marketable surplus of crops and distribute the sale proceeds on the basis of each individual share। इसका मतलब क्या है, ये एक सिस्टम है जिसमें फार्मर्स मिलके अपना प्रोड्यूस मार्केट में लेके आते हैं और मिलके सेल करते हैं, जिससे उनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो दे सेल द आउटपुट कलेक्टिवली, उनको कलेक्टिव बार्गेनिंग का फायदा मिलता है और अपने प्रोड्यूस का बेटर प्राइस मिल पाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क कोऑपरेटिव इन गुजरात। ठीक है, मिल्क कोऑपरेटिव गुजरात, बेसिकली हम बात कर रहे हैं अमूल की। तो अमूल जो है वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही पार्ट है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग का ही पार्ट है। ठीक है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं ये देख लेते हैं एक बारी। एक तो ये बार्गेनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि सारे फार्मर्स मिलके सेल करेंगे अपना प्रोड्यूस। दूसरा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज हेल्प फार्मर्स इन सेटिस्फाइंग देयर इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज फार्मर्स की क्रेडिट नीड्स को ही पूरा करता है। ठीक है, इसमें आपको स्टोरेज फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पे इजी है। ओके। अब कोऑपरेटिव मार्केटिंग में भी कुछ कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ फार्मर मेंबर्स। हर एक फार्मर को ये कवर नहीं कर पाया। कोई प्रॉपर लिंक नहीं थी बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था, इनएफिशिएंट था। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है जो गवर्नमेंट ने लिया, वह डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स।
मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए तीन चीज़ें हैं इसमें पॉलिसी में। पहला है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये आपने पहले कहीं पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस सेट कर देती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, कि अगर एक फार्मर मार्केट में कोई क्रॉप सेल करने गया और उसको मार्केट में कम प्राइस मिल रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, एक मिनिमम प्राइस सेट कर देती है। कि मान लो वीट है, तो सपोज 1 किलो वीट 20 रुपीज़ का मार्केट में गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया ये मिनिमम प्राइस। अब सपोज फार्मर जो है वो मार्केट में सेल करने गया वीट, और कस्टमर ने बोला कि मैं तो जी 15 रुपये दूंगा। ठीक है, तो उस केस में फार्मर क्या करेगा, फार्मर उस कस्टमर को सेल करने की जगह गवर्नमेंट को बेच देगा एट 20 रुपीज़। तो एटलीस्ट जो फर्म है, सॉरी जो फार्मर है, उसे एक मिनिमम प्राइस तो मिल जाएगा ना अपने प्रोड्यूस का। इसी को हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, जिससे फार्मर का नुकसान ना हो। ओके। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक आपको पता होगा कि गवर्नमेंट स्टॉक मेंटेन करती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेजेस व्हीट एंड राइस एट द प्रोक्योरमेंट प्राइस टू मेंटेन बफर स्टॉक। ठीक है, और इसको आप यूज कर सकते हो इन केस ऑफ शॉर्टेज। ठीक है, तीसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हमें पता है हमारी कंट्री में राशन शॉप्स हैं। ठीक है, फेयर प्राइस शॉप्स हैं जहाँ पे आपको मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे असेंशियल कमोडिटीज मिल जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो एट अ प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट लेती है। ओके, डन। चलो, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, दिस इज इट। ठीक है, ये दो टॉपिक हो गए, एक तो हमने क्रेडिट पढ़ लिया, दूसरा मार्केटिंग पढ़ लिया। अब तीसरा टॉपिक आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का मतलब क्या है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है काम को बढ़ाना। ठीक है, कि मतलब हमें पता है कि मेजॉरिटी जो रूरल पीपल हैं, जो फार्मर्स हैं, वो एग्रीकल्चर में है। ठीक है, अभी एग्रीकल्चर ओवर क्राउडेड तो है ही। ठीक है, वहाँ पे हमें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलती है। तो अदर देन एग्रीकल्चर या अदर देन फार्मिंग और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? इट रिलेट्स टू चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न और शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर एलीड एक्टिविटीज। इसका एक फ्लो चार्ट है, वो देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन में दो चीजें हैं। एक तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। मतलब क्या है? पहले पॉइंट का डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब कि अगर आप एक जमीन पे पहले सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे थे, तो अब उसकी जगह आप मल्टीपल क्रॉपिंग पे शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टीपल क्रॉपिंग। इससे क्या होगा कि बाय चांस अगर वेदर कंडीशन सही नहीं रही, ठीक है, हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं हो पाई, तो एटलीस्ट कुछ तो इनकम आप वहां से अर्न कर सकते हो। ठीक है, अगर एक क्रॉप से लॉस होता है तो बाकी क्रॉप से आपका जो लॉस है वो कॉम्पेंसेट हो पाएगा, रिस्क कम रहेगा। तो सिंगल क्रॉपिंग से मल्टीपल पे शिफ्ट होना इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा, अब इसमें लिखा क्या है कि सबसे पहले बेनिफिट्स क्या क्या हैं डाइवर्सिफिकेशन के। तो एक तो पॉइंट है, देयर इज ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड। सो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हम रिस्क को कम कर सकते हैं और सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप अलग अलग सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ठीक है, तो उससे आपको फर्दर एम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलेगा और इनकम जनरेशन में आपको हेल्प करता है डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अच्छा, अब इसमें टॉपिक क्या था? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो देखो यही लिखा है, इट इन्वॉल्व शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू कैश क्रॉप्स। जिससे क्या होगा कि आप मार्केट में बेचने के बारे में भी सोचोगे, इनकम जनरेशन होगा। ठीक है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम reduces the dependence of farmers on one or two crops। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका रिस्क कम होगा अगर प्राइस फ्लक्चुएट होता भी है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू आप इनकम अर्न कर सकते हो, स्टेबिलिटी मेंटेन्ड रहती है। ठीक है, और दूसरा तरीका है डाइवर्सिफिकेशन का, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। यानी कि एग्रीकल्चर से हम नॉन एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो जाएं, फार्म से नॉन फार्म में शिफ्ट हो, या फिर हम इसे बोलते हैं एलीड एक्टिविटीज। ठीक है, तो अब इसमें आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे कि नॉन फार्म एरियाज में क्या क्या है देखो। एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? इसमें लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज लाइफ स्टॉक फार्मिंग विच इज कंसर्न विद ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें हम कैटल, गोट्स, फाउल्स, डक, गूज एटसेट्रा, ये सभी स्पीशीज हैं। ठीक,
इससे क्या है कि लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन से इनकम में हमें स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है, फूड सिक्योरिटी। ओके, लाइवलीहुड का ये एक अच्छा ऑप्शन है। विमेन भी हमें लाइफ स्टॉक सेक्टर में देखने के लिए मिल रही हैं, तो बढ़िया चीज़ है। ओके, एक यहाँ पे रेवोल्यूशन आया है अंडर द एनिमल हस्बेंड्री, सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन बेसिकली रिलेटेड है विद इमेंस ग्रोथ ऑफ एग प्रोडक्शन इन इंडिया। तो 1965 में ये, सॉरी 1969 में सिल्वर रेवोल्यूशन आया, जिसमें हमने बात करी है एग्स की प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो आपको बस इसमें ये बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री। दूसरा आता है हमारे पास डेयरिंग, कि एग्रीकल्चर की जगह डेयरिंग में भी एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस चेक किए जा सकते हैं, विच इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग, रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, डेयरी एनिमल्स की बात कर रहे हैं कि उनको यूज करके हम कैसे कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, सो इसमें एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड को ही हम बोलते हैं बेसिकली वाइट रेवोल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड क्या है कि इसमें हमने बात करी थी इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ था। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन, और ये किसकी वजह से हुआ? ऑपरेशन फ्लड की वजह से, या फिर वाइट रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि जो फार्मर्स हैं वो अपने मिल्क को पूल करते थे, ठीक है, और मार्केट में एक साथ बेचते थे ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो पाए। ठीक है, बेसिकली ये वही बात हो रही है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो हमने पढ़ा ना, सेम चीज़ है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ओके। तीसरा है फिशरीज। तो फिशरीज में क्या है? इट इज द ऑक्यूपेशन डिवोटेड टू द कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स। तो फिशिंग कम्युनिटी को जो लोग हैं, जो फिशिंग कम्युनिटी है, वो वाटर बॉडी को एज मदर कंसिडर करती है। हम देखते हैं हमारे यहाँ नदियों की पूजा होती है ना। दूसरा लिखा है वॉल्यूम ऑफ फिश प्रोडक्शन। सो फिश प्रोडक्शन फ्रॉम इनलैंड सोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 65% टू द टोटल फिश प्रोडक्शन, और जो बैलेंस 35% है वो मेरीन सेक्टर से आता है। इनलैंड सोर्सेज यानी कि छोटी जो नदियाँ होती हैं या पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। और मेरीन सेक्टर यानी कि बड़े बड़े ओशंस हो गए, दोनों की बात। ठीक है, इसके बाद विमेन का जो पार्टिसिपेशन है फिशिंग में वो कैसा है? सो इवन दो विमेन आर नॉट इन्वॉल्व इन एक्टिव फिशिंग, स्टिल 60% ऑफ द वर्क फोर्स इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड 40% इन इंटरनल मार्केटिंग आर विमेन। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं फिशिंग सेक्टर में? कि एक तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, दूसरा पर कैपिटा इनकम थोड़ी कम है, ठीक है, लिटरेसी रेट नहीं है इतना ज़्यादा, और फिशिंग सेक्टर में भी एक रेवोल्यूशन आया जिसे हम बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन को ही बोला जा सकता है नील क्रांति मिशन। नील क्रांति, नील का मतलब होता है ब्लू, क्रांति का मतलब होता है एक बड़े लेवल पे चेंज लेके आना, रेवोल्यूशन। ओके, तो इसमें क्या था बेसिकली, फिशिंग सेक्टर को ही प्रमोट करने के लिए रेवोल्यूशन आया, जिसमें प्रमोट फिशरीज टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? इट इज़ द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ही प्रोडक्शन आप कर रहे हो अलॉन्ग विद एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, इसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर का अगर हम डेटा देखें तो 6% ऑफ द जीडीपी जो है वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया में। ठीक, और आप इसमें चेक कर सकते हो क्या क्या है, कि हॉर्टिकल्चर के केस में एक रेवोल्यूशन आया, गोल्डन रेवोल्यूशन। ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है 1991 से 2003, जिसको हम पीरियड ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं। इस टाइम पीरियड में इंडिया में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में काफ़ी की ग्रोथ, प्रोडक्शन में काफ़ी ग्रोथ देखने के लिए मिली थी। ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि डेयरिंग क्या है, फिशरीज क्या है, हॉर्टिकल्चर क्या है, तो जनरल ही चीज़ है ये। ओके, एक और सेक्टर है नॉन फार्म में, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आप कंप्यूटर्स को यूज़ करते हो, टेलीकम्युनिकेशन को यूज़ करते हो डेटा ट्रांसमिट के लिए, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए। अब ये कैसे हेल्प करेगा रूरल एरिया में? देखो सही बात है कि हमें इन आईटी के थ्रू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें वेदर कंडीशंस पता चल सकती हैं, फोरकास्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हेल्प करता है फार्मर्स को। ठीक है, तो वो इसमें आप लिख सकते हो, और बस इतना ही है ये जनरल चीज़ें। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए या तो मल्टीपल क्रॉपिंग पे चले जाओ, या आपके पास नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी अवेलेबल हैं।
ठीक है जी। इसके बाद लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो, पता है ये चीज़ हमें, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर की बात करें या ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की बात करें, तो वो रिलाय होता था ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड टॉक्सिक पेस्टिसाइड, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, एनवायरनमेंट के लिए सेफ नहीं है। ठीक है, तो एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है कि हम ऑर्गेनिकली प्रोडक्शन कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर का यूज़ करना, कंपोस्ट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, जिसमें हम बेसिकली जो अच्छे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करके फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? एक है इकोनॉमिकल फार्मिंग, ठीक है। दूसरा, इनकम जनरेट होता है, हेल्दी फूड आपको मिल पाता है थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। एम्प्लॉयमेंट के लिए एक तरीका है, ठीक है। और क्या लिखा है, एनवायरनमेंट सेफ रहता है, और फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो यहाँ पे कंट्रोल रहती है, हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, डन। इसके बाद इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं या चैलेंजेस क्या हैं अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग? तो लेस पॉपुलर है, अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर अबाउट दी ऑर्गेनिक फार्मिंग। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, लो यील्ड, तो इनिशियल ईयर्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू जो इनकम है वो थोड़ी कम होती है। फूड लाइफ जो है थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसकी शेल्फ लाइफ कम है, ठीक है, आप बहुत लंबे टाइम तक उसे स्टोर नहीं कर सकते। और चॉइस ऑफ क्रॉप्स इसमें लिमिटेड है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास चैलेंजेस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर रूरल डेवलपमेंट। सिंपल ही छोटा ही चैप्टर है, बहुत जनरल चैप्टर है। ओके, आई एम होपिंग कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।